और हमारे यहाँ पे हमारे जो पेपर आर्टिकल्स हैं बहुत सारे ये है, यानी कि पंजाबी में आया है, मराठी में आया है, तेलुगु में आया है, तमिल में आया है, मलयालम में आया है, कन्नड़ में तो बेहिसाब आए हैं। मगर मुझे दर्द है कि मेरी मादरी जुबान उर्दू में आज तक मेरा एक आर्टिकल नहीं आया। बहुत मुझे दर्द है कि हमारे जो पासबान हैं, सालार वाले हैं, कोई भी मेरा एक आर्टिकल नहीं बनाया आज तक का। मुझे बहुत दर्द है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पहली बार अफसरी भाई ने एक मुस्लिम होकर मुझे मुस्लिम चैनल पे पहली बार मुझे लिया है। मुझे एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे आज हमारे मुस्लिम भाइयों को पता चल गया है कि किसानी भी करना चाहिए बोल के आज पता चला है। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर से 35 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मंडिया ज़िला जो किरगावाल है, एक गांव है, वहां पर आप पहुंचे हैं। बहुत ही खुशनसीब हैं हम कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। आप लोगों को ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिनके साथ हम खड़े हैं, इनका नाम सैयद गनी खान साहब है, जो ज़राअत के मैदान में अपना एक अलग मकाम बनाए हैं, एक अलग अपनी पहचान बनाए हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूनी ममालिक में भी जो है इनकी बहुत ही तारीफ़ की जाती है, क्योंकि ज़राअत के मैदान में इन्होंने PhD डॉक्टरेट की डिग्री से बढ़कर जो है इन्होंने इसके अंदर जो है तजुर्बा जो है पाया हुआ है। हलाल रिज़्क़ का मतलब किसान से पूछो, हलाल रिज़्क़ का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकालता है। ज़राअत की हैसियत हमारे मईशत में रीढ़ की हड्डी की रही है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी को जिस्म की तमाम हड्डियों पर फ़ौक़ियत हासिल है, उसी तरह ज़राअत के शोबे को दीगर शोबों पर बरतरी हासिल है। तमाम शोबों की तरक्की का दारोमदार ज़राअत के शोबे पर है। ज़राअत का पेशा कोई नया पेशा नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पहला इंसान अबुल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस पेशे को इख्तियार फरमाकर उसको अहमियत का हामिल बनाया। उनके अलावा कई एक अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने काश्तकारी का अमल इख्तियार फरमाया, क्योंकि ये ऐसा पेशा है, अगर इस पेशे को अहकाम खुदावंदी के बजा आवारी के साथ किया जाए तो तक़रीबुल हय्य का ज़रिया भी है। क्योंकि एक किसान दिन रात मेहनत मुशक्क़त करके धूप में जल भुन कर जो फसल उगाता है, वो ख़ुद इससे कम फैज़याब होता है। अलबत्ता माशरा ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। यही तबक़ा इंसान को भूख व प्यास का सामान फराहम करता है। रोटी, चावल, इजनास और फल फ्रूट के शक्ल में हम वक्त इंसानियत की हयात व बक़ा की खातिर अपने आप को तज देता है। ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है, न गर्मी का कोई अंदेशा, ना आंधी तूफ़ान उनकी राह की रोड़े साबित होते हैं। हुकूमत की जानिब से भी जनाब सैयद गनी साहब को जो है बहुत सारे खिताब मिले हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। जनाब सैयद गनी साहब पेशे से किसान हैं, बहुत बड़े ज़राअती में जो है इनका माहिर हैं। सारे हिंदुस्तान में ज़राअत के ताल्लुक़ से सैयद गनी साहब ने अपना एक अलग मकाम हासिल किया है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आज सैयद गनी साहब के जो खेत खलियान हैं वहीं पर जो है मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किस तरह का आपके जहन में आया कि आप जो है, बहुत सारे ऐसे तो किसाने बहुत हैं, मगर आप ये क्या सोचे कि भी मैं कुछ इस तरह का करूं कि जो है अलग लोग जो हैं आपको एक अलग जी मुकाम दें, एक अलग पहचान आपकी हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद गनी खान बुल्को है, किरगावल से है, ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे किरगावल में जैसे कि आप देखेंगे तो ये किरगावल बोल के नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे एक किरुकावल बोले तो एक छोटी सी फौज रहती थी यहाँ पे, जो टिप्पू सुल्तान की फौज रहती थी यहाँ पे। उस फौज में जो फौजी रहते थे, वो उन फौजियों को
पूरी सारी दुनिया से या सारे देश से वो उन्होंने, टिप्पू सुल्तान ने आम के झाड़ मंगवा के यहाँ पे लगवाए थे फौजियों के हाथ से। तो यहाँ जो ये किरगावल जो है, मगर ये किरगावल से आगे टिप्पू सुल्तान के ज़माने में ये गांव का नाम आबिदपुर था। आबिदपुर था। अच्छा। तो जब यहाँ पे सारे जो आम के पेड़ सारी दुनिया से कलेक्ट किए थे जो टिप्पू सुल्तान साहब ने, वो यहाँ पे फौजियों के हाथ में दे के लगवाए थे। अच्छा। लगभग यहाँ पे 2,500 से 2,000 के आम के किस्में थी। यहाँ अलग अलग किस्म की किस्में थी पहले। पहले हमारी दादी हम ना बोलते थे कि हम लोग जब हम बगीचे में जाते थे तो मशाल लेके जाते थे। अच्छा। तो इतना डेंस था, यानी कि इतने आम के बागात थे। अच्छा, जितने आम के बागात से छांव जैसा हो गया था, छांव जैसे हो जाके अंधेरा छा गया था अंदर। अच्छा। इतने बड़े बड़े पेड़ थे, इतने बड़े बड़े, इतने रकम की आम थे यहाँ पे। तो ये गैजेट में भी मौजूद है। अच्छा। किरगावल का जो गैजेट में भी है, यहाँ पे आम के बाग टिप्पू सुल्तान ने भी लगाए थे करके बोल के। और हमारी दादी हम ना बोलते थे यहाँ से टिप्पू सुल्तान को और मैसूर महाराजा को आम जाते थे बोल के। माशाल्लाह। तो यहाँ पे बेहतरीन फसल मानी जाती थी। और जो टिप्पू सुल्तान को सिर्फ एक ही में नहीं था, सिर्फ जंग में ही नहीं, उनको हर तबके पे, हर शोबे पे उनको दिलचस्पी थी। तो उन्होंने यहाँ पे आम के पेड़ लगवाए थे, जैसा कि गंजाम में जाम और अंजीर लगवाए थे, और गर्गेश्री में दूसरे ममालिक से दूसरे फ्रूट्स मंगवा के लगवाए थे। तो वैसे वो कंटिन्यू था। उसमें अभी भी हमारे पास लगभग 120 किस्म के आम हैं, जिसमें मौसम्बी जैसा आम, सेब जैसे दिखने वाला आम, ये सारे आम पहले से ही मौजूद हैं हमारे पास। जो हमारे दादा परदादा कि हम लोगों को वो वक्त में पिकाते थे, अभी वो कायम है हमारे पास। वो आम के वैरायटीज को हम लोगों ने नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवा के नेशनल प्रॉपर्टी बनवाया है। और इसी के साथ मेरा जो एजुकेशन था, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट था। फिर मैं बीकॉम के लिए ज्वाइन किया बनमास में। तो मुझे क्या हुआ, मेरे वालिद को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो मैं मेरे कॉलेज डिसकंटिन्यू करके वापस आ गया। फिर वापस आने के बाद ज़राअत में लगा, तो ज़राअत करता था। फिर क्योंकि हमारे घर में हर एक कोई भी एजुकेटेड था, हमारे चचा लाहिर थे और हमारे फुफेरे भाई, 2-3 टीचर्स थे और पुलिस में थे। तो हमारे वालिद को भी उनकी औलाद अच्छी इल्म हासिल करना बोल के ख्वाहिश थी उनको, तो वो नहीं हो सका, मुकम्मल हो नहीं सका। तो फिर मैंने नाइट कॉलेज ज्वाइन किया, मैसूर की यूनिवर्सिटी नाइट कॉलेज ज्वाइन किया। नाइट कॉलेज ज्वाइन करके फिर मैं यहाँ पे दिन सालिम रखता था, सुबह से लेके शाम तक 3 बजे तक। तो क्लास को जाता तो वहाँ पे नींद आ जाती थी, तो वहीं पे भी डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे 96 में मेरे भाई 2 जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, उनका एक फेल हो गया, एक पास हो गया। तो जो फेल हो गया वो बता रहा था मैं कॉलेज नहीं पढ़ूंगा, मैं ज़राअत को आपके साथ आ जाऊंगा बोल के छोटा भाई मेरे साथ आ गया। तो मुझे हिम्मत मिल गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर डे कॉलेज ज्वाइन किया जाके महाराजास में। जब मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी लिया, फिर बाद वहाँ पे एक नया कोर्स आया आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी बोल के, यानी जो म्यूजियम्स रहते हैं उसमें म्यूजियम्स और जो आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी बोले तो जो पुराने गड़े हुए उन चीज़ों को उसका एक्सकवेशन करके उसको डेटिंग करना, ये सब्जेक्ट लिया मैं। ये सब्जेक्ट लिया, फिर साथ में ज़राअत भी करता था, कॉलेज को भी जाता था, क्योंकि महाराजास कॉलेज में कोई भी अटेंडेंस नहीं पूछता था। तो 4 दिन क्लास को जाता, 4 दिन खेती करता, ऐसे करता करता मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई। तो वहाँ पे मैं, जब मुझे बाहर एक्सप्लोजन के लिए ले गए तो कॉलेज में, तो मुझे जब वो जो हड़प्पा मोहनजोदारो में ग्रेन्स मिलते हैं, गेहूँ, रागी, चावल के ग्रेन्स मिलते हैं, तो मुझे लगा। और क्या हुआ, ये ऐसे ही हम लोग जो कंजर्वेशन और म्यूजियम क्यूरेटर बनना चाहता था मैं, तो मुझे हो नहीं सका, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे शादी कर दिया गया और फिर मैं वापस खेती में ही आ गया। और जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे कुवैत में काम भी मिला था, एक फार्म खजूर की नर्सरी के अंदर सुपरवाइजर का काम मिला था, जब इंडियन करेंसी में 25,000 रुपया था दरमा महीने का उस वक्त 99 में। तो मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया बोले तो, मुझे जब हमारे कॉलेज लाइफ में एक फिल्म देखा था अमेरिका, इसमें नागत अली चंद्रशेखर
हीरो के हाथ से ये काम करवाते हैं, वो खुद अपने देश में रह के वो देश की सेवा करता रहता है। तो वो सेवा करता रहता है, वो तो जब अमेरिका वाले उसको बुलाते हैं तो मुझे वो एक पॉइंट बैठ गया, मैं क्यों जाके दूसरे देशों के लिए काम करूं, मेरे देश के लिए, मेरी मिट्टी के लिए काम करूं बोल के मैं रुक गया यहाँ पे। रुक जाने के बाद ऐसे ही हम लोग जैसे जिसमें मैं उसके बाद 96 से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहा था, यानी धान में नया बीज बनाने का। अच्छा, जो धान नॉर्मल जो धान होती है, हाँ, उसमें और एक किस्म बनाना, और एक किस्म बनाने का, यानी 3 मेल 5 फीमेल लगा के उसमें नई वैरायटी बनाने का, ये काम कर रहा था मैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्टेशन है, एक रकम की साइंस, साइंसी है। यहाँ पे मंडिया में एक वीसी फार्म बोल के है, वहां से बीज लाके मैं ये सीड प्रोडक्शन कर रहा था, यानी बीजों का उत्पादन कर रहा था। 3 लाइन में मेल लगाते थे, 5 लाइन में फीमेल लगाते थे। जो फीमेल रहता था वो अनफर्टाइल रहता था, जब मेल का पोलन उस पर पड़ता तो उसमें दाना बनता, अगर नहीं तो नहीं बनता। तो उसमें जो निकलता था वो ये दोनों से अलग रहता था। ये जो पेरेंट माँ और बाप रहते थे उससे अलग वाला चावल निकलता उसमें। वो चावल अगर हम लोग डालते तो खेत में उस लगभग 40 से 50 क्विंटल पर एकड़ में यील्ड आती थी, हाइब्रिड सीड्स बोल के। तो वो कर रहा था। इसी के साथ साथ कर्नाटका स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के लिए भी बीजों का उगा के बीजों को भी देता रहता था। और इसी के साथ हम लोगों के पास 2-3 वैरायटी थे, जीरगे सन्ना, बासमती, काला भात बोल के, क्योंकि हम लोगों के लिए फिरनी बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए हमारे वालिद के ज़माने से, हमारे दादा के ज़माने से वो उगा रहे थे। तो उसको कंटिन्यू कर रहा था। जब एक दिन मैं ऐसे ही खेत में दवाई छिड़क रहा था तो मुझे चक्कर सा आ गया और मैं नीचे जैसे धप से गिर गया। तो मैं वहाँ पे बैठ के सोचने लगा, बचपन में हम लोगों को तालीम दी गई थी कि कुरान में अल्लाह बताता है अगर कोई भी चीज़ देंगे तो अच्छी चीज़ दीजिए दूसरों को। तो मुझे ये मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैं दे रहा हूँ, जो चीज खिला रहा हूँ वो बुरी चीज खिला रहा हूँ, यानी जहर खिला रहा हूँ। क्योंकि किसान को हर लोग कहते हैं अन्नदाता कहते हैं, तो मैं विषदाता बन रहा हूँ, विषा यानी जहर दे रहा हूँ। तो मुझे वो कुरान की आयत का ये हुआ, तो फिर मैंने वहां से शुरू किया, क्यों मैं जो खिला रहा हूँ जहर खिला रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह भी मुझे कबूल नहीं करता। तो मैं वहां से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चला गया। अच्छा। तो थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग से किया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में करने के टाइम पर मुझे जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज और हाइब्रिड वैरायटीज थे वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। रेस्पॉन्स नहीं करता, उसमें पीक नहीं आ रही थी, खाली गोबर डाल को पिकाने थे, फसल नहीं आ रही थी। तो जो ट्रेडिशनल वैरायटी थी हमारी, उस वैरायटीज को मैंने ऑर्गेनिक में डाला तो अच्छा रेस्पॉन्स किए, माशाल्लाह। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारे पुराने बीज हैं उसी का हम इस्तेमाल करेंगे और उसको ढूंढने शुरू किया मैंने। बाजू के गांव में गया, बाजू के खरीब में गया, आपके पास कोई भी पुराना वैरायटी धान का होगा तो दीजिए बोल के। ऐसे कोई देता, कोई 10 दाने देता, कोई 20 दाने देता, कोई 1 सेर देता, कोई 10 kg देता। ऐसे मांग लेके आके मैंने शुरू किया, थोड़ा डाल के एक 10 फीट बाई 10 फीट में डाल के शुरू किया। ऐसे 4-5 वैरायटी से शुरू करके अब लगभग हमारे पास 1350 वैरायटी के धान हैं, जिसमें 1350 वैरायटी के। क्या ये सिर्फ आपके यहाँ ही मिलेंगे या कहीं और जगह भी मिलेंगे? जी, इंडिया में सिर्फ मेरे पास ही हैं। पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें, किसानों के पास होंगे तो सिर्फ मेरे पास ही हैं सर। क्या अब माना जाता है कि पंजाब में जो है सबसे ज्यादा चावल का? हाँ, नहीं है, मगर सिर्फ 1 या 2 वैरायटीज हैं। अच्छा। हर स्टेट में आपके पास 1300 वैरायटी का धान है हमारे पास। आप ये सुन सकते हैं, जनाब सैयद गनी साहब का ये दावा है कि इनके पास जो है 1300 से जायद धान की वैरायटीज हैं, इसमें हैं बहुत सारी अलग अलग किस्में हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और हम खुशनसीब हैं कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिन्होंने ज़राअत यानी एग्रीकल्चर में एक बहुत ही अलग मुकाम हासिल किया है, जिसमें जो है ये तारीफ के लायक हैं। जी मोहतरम। तो ऐसे वैरायटीज हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, क्योंकि हम लोग जब आप देखेंगे तो 80 के सन 1980 से पहले हम लोग जो खाते थे वही हमारी दवा होती थी। अच्छा, उसी में जो है वो ताकत भी थी, फूड एज ए मेडिसिन रहता था हम लोगों का। ये जो हम लोग खाते थे उसी में दवा रहती थी और वही ताकत बनाती थी हम लोगों को। बेशक, सही बात है। फिर उसके बाद हम क्या हुआ, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, उसके बाद ये हाइब्रिड वैरायटीज, इम्प्रूव्ड वैरायटीज आए, तो इसमें ताकत कम होती गई।
तो हम लोग क्या सोचे, ये जो हम खा रहे हैं ये फूड एज ए मेडिसिन, इसको और फिर हम वापस लाना है, क्योंकि ये हम जो ये जनरेशंस के लिए, न्यू जनरेशंस हो, ये अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग जो खा रहे हैं उसी में दवा रहनी चाहिए। तो अब जो हम खा रहे हैं उसमें दवा नहीं है? कुछ नहीं है, क्यों सिर्फ भूसा है। सिर्फ भूसा है और उसका पॉलिश कर दिया जाता है पूरा। अच्छा, पॉलिश करके पूरी सफेद बना दिया जाता है। अच्छा, उसकी जो भी ताकत है, पूरी खींच लेके उसमें से जो भूसा निकलता है उसमें से तेल निकाला जाता है। हाँ। राइस ब्रान ऑयल निकाला जाता है, वो ऑयल भी हम लोगों को सेल किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे अनपॉलिश राइस खाना चाहिए हम लोगों को, कभी भी खाएंगे तो अनपॉलिश राइस खाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह हम जिक्र करते हैं उबाले चावल यानी कि मोटे चावल। जी, मोटा चावल नहीं, मोटा में से जो उसके ऊपर परत रहती है एक, अच्छा, अराइजा बोल के कंटेंट रहता है उसके ऊपर। अच्छा। वो अराइजा कंटेंट पूरा सारा निकाल देते हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ जो पॉलिश पॉलिश है सिर्फ वही खा रहे हैं। जैसे कि ये फार्म वाली मुर्गी खा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे ये 40 दिन की मुर्गी खा रहे हैं, मगर पहले मुर्गी खा रहे थे तो 6 महीने वाली मुर्गी खा रहे थे। और वो खुसूसन नाटी मुर्गी 6 महीने बढ़ने के लिए सिर्फ आधा या 1 किलो होने के लिए 6 महीने लेती थी। अब हम लोगों को सिर्फ 40 दिन में 2 किलो 2.5 किलो बच जा रही है। हम लोग खा रहे हैं जो मुर्गी नहीं खा रहे हैं, मुर्गी का बच्चा खा रहे हैं, चूजा खा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप ऑब्जर्व कीजिए, वो मुर्गी का आवाज चूजे के जैसा रहता है। करेक्ट है। और इसीलिए हम लोग को नई नई बीमारियां आ रही हैं। ये हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर आप देखेंगे तो सवेरे से उठ के शाम तक हम लोग 2000 से 2500 केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे आंग में जा रहे हैं। हाँ, जैसे हवा के जरिए नहीं, पहले हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, इसमें पॉलीकेमिकल्स रहते हैं। और दूध के लिए जो दूध मंगाते हैं वो प्रिजर्वेटिव दूध रहता है, 2 दिन आगे पैक किया जाता है, मगर आज का डेट डाला रहता है दूध के ऊपर, पैकेट के ऊपर। वो 2 दिन पुराना दूध हम पी रहे हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है। ऐसी सब बहुत सारे बातें हैं जो सारा दिन लग जाएगा इंशाल्लाह बताने में। इतनी केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। और हम लोग जो सब्जियां वो क्या रहे हैं वो केमिकल्स के बिना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मुसलमानों में ये है जो भी मिलेगा खा जाएंगे। हम लोग सेहत के बारे में कुछ नहीं देख रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। हमारे जो तबका, मुस्लिम तबका है, सेहत के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और आगे अब देखिए, अगर ये तीसरी जंग शुरू हो गई तो दुनिया की सब अभी जो जर्मन कंट्रीज हैं वो सारा फूड स्टोर कर रहे हैं। वो जो पता है, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो फूड चाहिए हम लोगों को। अगर हम उगाना नहीं चाहते तो खाएंगे क्या हम लोग किसान। हमारे जो मुस्लिम तबके में जो लोग हैं सारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, मैकेनिक्स बन रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी उगाना नहीं चाहता। यानी कि किसान बहुत कम हो गए। बहुत कम नहीं, टोटली ये क्या 2% मुस्लिम्स हैं किसान ज़राअत में। हम लोग उगाएंगे तो खाएंगे। अगर आपका माहौल देखेंगे तो सारे वही हैं। अगर वो हम लोगों को अनाज देना रुका देंगे तो क्या खाएंगे हम लोग। बहुत फिक्र करने वाली बात है। ये बहुत फिक्र करने वाली बात है। जो हम मुस्लिम हैं, हम लोगों ने एक प्लान भी किया है, NNO बोल के, नमनाड़ा वक्कुटा बोल के एक मंगलूर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के न्यू यंगस्टर्स हैं उनको ज़राअत भी सिखाएंगे साथ साथ, और उनको मेन स्ट्रीम में भी ले जाएंगे। इसे सोच के एक प्रोग्राम भी शुरू किया है इंशाल्लाह, वो भी कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए मुसलमानों में बहुत से लोग, यानी कम से कम ये क्या 2% ही ज़राअत करते हैं। जी जनाब सैयद गनी साहब, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत फ़ायदेमंद बातें आपने कही, जिससे हम जो है बहुत ही खुश हुए, मुतासिर हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अवाम भी जो है इन बातों से जो है बहुत मुतासिर होगी। भारत, हिंदुस्तान के अंदर जो है आपको किस किस अवार्ड से नवाजा गया है, आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे अखबारात में इनके ज़राअत के ताल्लुक से, इनके एग्रीकल्चर करने के ताल्लुक से बहुत सारे मजमून जो है लिखे गए, दिखाए गए। बहुत सारे अलग अलग जो है अखबारों में, चाहे वो कन्नड़ में हो, अंग्रेज़ी में हो, मलयालम में हो, अलग अलग जगहों से जो है इनको आकर बातचीत करते हैं और इनके ताल्लुक से जो है पेपर में बाकायदा बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो है लिखते हैं। हिंदू में तो बड़े बड़े मेन फ्रंट पेज पे आया हिंदू में। जी माशाल्लाह। सर कौन से अखबारात में जो है आपसे आकर इंटरव्यू लिए और आपकी इज्जत अफजाई की, किस किस अवार्ड से आपको नवाजा गया है सर?
मुझे 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक माशाअल्लाह। नेशनल जीनोम सेवियर अवार्ड बोल के, एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अवार्ड बोल के। ये किसको दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? ये जो संरक्षण करते हैं यानी बीज बचाते हैं उनको नेशनल जीनोम सेवियर अवार्ड बोल के, जीनोम में जेनेटिकली वो सीड्स रहते हैं वो कंजर्व करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। माशाअल्लाह। वो नेशनल अवार्ड एक मिला है। और एक मैंगो के बारे में जो हम लोगों ने मैंगो कंजर्व किया है, इसके लिए भी एक अवार्ड मिला है हम लोगों के लिए, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अवार्ड बोल के। और एक वैरायटी हम लोगों धान की वैरायटी 2 नई वैरायटी बनाई है, इसके लिए भी हम लोगों को एक नेशनल अवार्ड मिला है। और स्टेट में कृषि पंडित प्रशस्ति मिली है और डिस्ट्रिक्ट राज्योत्सव प्रशस्ति मिली है। और तमिलनाडु में 2-3 अवार्ड से सम्मान किया गया है। केरल में एक अवार्ड से सम्मान किया गया है। और यहाँ के बहुत सारे NGOs हैं, उससे भी सम्मान किया गया है। और TV9 वालों ने भी एक प्रोग्राम जय हो रायता बोल के, उन्होंने भी 1 लाख रुपए देके सम्मान किया है। माशाअल्लाह। हाँ। और जो TV9 का निमगंदु सलाम बोल के एक प्रोग्राम आता था, 1 घंटे का प्रोग्राम, उसमें भी मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ है। और TV5 का बाहुबली बोल के एक प्रोग्राम आता है 1 घंटे का, उसमें भी मेरा इंटरव्यू है। ऐसे बहुत सारे दूरदर्शन के चैनल्स में तो बेहिसाब इंटरव्यूज हैं। और आकाशवाणी मैसूर में 2-3 बार मैंने बात किया है। मैं और हमारी बीवी दोनों मिलके भी बात किया है। मैंने 2-3 बार इंडिविजुअली बात किया है। और बैंगलोर दूरदर्शन में भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, जैसे कि लाइव प्रोग्राम्स भी हैं। और बैंगलोर का आकाशवाणी है, उसमें भी दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे जो पेपर आर्टिकल्स हैं बहुत सारे यानी कि पंजाबी में आया है, मराठी में आया है, तेलुगु में आया है, तमिल में आया है, मलयालम में आया है, कन्नड़ में तो बेहिसाब आए हैं। मगर मुझे दर्द है कि मेरी मादरी जुबान उर्दू में आज तक मेरा एक आर्टिकल नहीं आया। बहुत मुझे दर्द है कि हमारे जो पासबान हैं, सालार वाले हैं, कोई भी मेरा एक आर्टिकल नहीं बनाया आज तक का। मुझे बहुत दर्द है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पहली बार अफसरी भाई ने एक मुस्लिम होकर ये मुझे मुस्लिम चैनल पे पहली बार मुझे लिया है। मुझे एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे मुस्लिम भाइयों को पता चल गया है कि किसानी भी करना चाहिए बोल के आज पता चला है। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितने भी हमारे अखबार हैं या हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, मेरी तरफ से गुजारिश है, जनाब सैयद गनी साहब जो हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत ही कम लोग इस तरह की जो है ज़राअत में, एग्रीकल्चर में अपना एक अलग मुकाम बनाए हैं। तो एक मरतबा किरगावल आएँ, सिर्फ मैसूर से 35 किलोमीटर का दूरी पर है। तो यहाँ पर आने से जो है आपको मालूम होगा कि इन्होंने क्या मेहनत की है और किस लगन के साथ इस फील्ड में, एग्रीकल्चर के मैदान में जो है इन्होंने अपना एक नाम कमाया है। सर, आपकी अगर बात करें तो जिस तरह आप ज़राअत के मैदान में किसान हैं, आप ज़राअत करते हैं, कितने एकड़ में आपकी जगह है, ज़मीन है, तो आप वहाँ पर जो है पेर कर उसे सब्र के साथ, उसे तहम्मुल के साथ जो है वो जब तक वो उगे, उसकी जो रिजल्ट आता, नतीजा आता है, तब तक आप इंतजार करते हैं। कितनी जमीन है आपकी? हाँ, लगभग हमारी 10 से 12 एकड़ जमीन है। इसमें हम लोग थोड़े बहुत धान उगाते हैं, थोड़ा बहुत दूसरा भी क्रॉप करते हैं। तो इसमें जब हम लोग लगाते हैं लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। जब हम लोग बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद कटाव करते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं हम लोगों को। जैसे कि अगस्त में लगाते हैं तो हम लोग जनवरी या दिसंबर या जनवरी में हार्वेस्टिंग करते हैं। हम लोग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ऐसे जब तक हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। और जंगली जानवरों जैसे बंदर हो, मोर हो, इनसे बचाते हैं। जैसे काले जानवर, जंगली काले जानवर हो, उनसे भी बचाते हैं। जैसे कि किसान को हर तरह की मुश्किलें आती हैं। जैसे कि ज़्यादा बारिश हो गई तो भी वो फसल चली जाती है, कम बारिश होते पर फसल चली जाती है। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने उगाया ही नहीं था क्योंकि पिछले साल बारिश नहीं थी। तो ऐसे होता है। इस सब को हम लोग सह के, झेल के आप लोगों को ग़िज़ा फरमात करते हैं। एक किसान जो है उसकी अपनी पूरी मेहनतों के साथ, पूरी मुशक्क़तों के साथ ज़मीन से बीज डालने के बाद जो है जो फसल उगाकर जो है इनकी जो मेहनत रहती है वो काबिल तारीफ़ है। वो जो है बहुत ही अलग एक उनकी मेहनत होती है, जिसको जो है बहुत अच्छी तरह से सराहा जाना चाहिए। सर, एक सवाल है कि आपसे नॉलेज लेकर
या आपसे तालीम हासिल कर कर इस ताल्लुक से कौन कौन कहाँ कहाँ गए, और बैनुनी ममालिक से यानी बाहर के मुल्कों से जो है कौन कौन यहाँ पर आए और आपसे जो है इस तरह की नॉलेज लिए? बहुत सारे आए हैं सर। अब लगभग देखिएंगे तो हर साल हम लोग कम से कम 300 से 400 किसानों को बीज देते हैं। अच्छा। हर साल। अभी तक हम लोगों ने 10 से 15,000 फार्मर्स को बीज दिए हैं सारे इंडिया के अंदर, और बाहर भी भेजा है हम लोगों ने, जैसे कि थाईलैंड को भेजा है, श्रीलंका को भेजा है, बर्मा को भेजा है हमारे जो बीज। और हमारे पास जो फार्मर्स यानी किसान आते हैं वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं, सीड कंजर्वेशन की ट्रेनिंग देते हैं। ये सारा सीख के उनकी जगह पे वो अपना काम शुरू करते हैं। कल भी लगभग 8 से 10 लोग असम से आए थे, आके उन्होंने भी कल सारी ट्रेनिंग ली, और वो कह रहे हैं हम लोग आपको बुलाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ज्यादा फार्मर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहते हैं बोल के कल वो भी गए हैं। ऐसे बहुत सारे लगभग कम से कम 30 से 35 बैरूनी ममालिक से एक टाइम आए थे। हैदराबाद में एग्रीसैट बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उन्होंने लगभग उनकी जो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए आते हैं, तो उन लोगों को जो कम से कम 30 से 35 जो डेलीगेट्स इंटरचेंज डेलीगेट्स रहते हैं, उन लोगों को बुला के लेकर के कहाँ से थे? मिसाल के तौर पर श्रीलंका से थे, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और ओमान, और ऐसे अलग अलग 30 कंट्री, ईरान से ऐसे अलग अलग 30 देशों से, बर्मा से, नेपाल से, चाइना से, फिलीपींस से, ऐसे 30 कंट्रीज से लोग, अमेरिका से इस जगह पे आके उन्होंने हमारा जो काम था उसको सीखा, और वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो उसमें से लगभग 10 या 12 आदमी अभी भी मेरे टच में हैं। वो हर बार मुझे कोई भी दिक्कत आई तो फोन करके पूछते हैं, यानी मेल डालते हैं, या नहीं तो फोन करते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप में चैट करते हैं, चैट करके अभी उनका प्रॉब्लम्स क्लियर कर लेते हैं। ऐसे लगभग बहुत सारे फार्मर्स हैं मेरे पास, यहाँ से दूसरे फार्मर्स लेके जाके उन लोगों को भी अवार्डों से नवाजिशा गया है। तो बहुत सारे फार्मर्स काम कर रहे हैं ऐसे। अगर बात करें, अगर सर आप ये क्या मानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की किसान से है? जरूर हर किसी भी देश की तरक्की, यानी कि देश बचना चाहिए तो बीज बचना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या अगर बीज नहीं है तो कुछ भी नहीं उगा सकते हम लोग, क्योंकि अभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं वो मोनोपोली कर रहे हैं, वो मोनोपोली करके वो खुद का बीज बना के बेच रहे हैं। वो आर्टिफिशियल नहीं, हाइब्रिड वैरायटीज, इम्प्रूव्ड वैरायटीज बना रहे हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी उनके ऊपर हो जाएगी। अब जो किसान को एडिक्ट कर रहे हैं हम लोगों को, वो उनका बीज उगाना पड़ेगा हम लोग, जबरदस्ती है, और हर साल हम नया बीज उनसे खरीदना पड़ेगा। तो उनको बिजनेस हो जाएगा। और वो जो रेट फिक्स करते हैं वही रेट से हम लोग बीज लेना पड़ेगा। अगर हम लोग बीज ही नहीं बचा पाएंगे तो किसानी क्या करेंगे? तो आपका मकसद और आपका जो एम है वो आप खुद बीज बनाएंगे और आप खुद अपनी जमीन में उसको उगाएंगे? जरूर। अब हमारे पास ऐसे धान के वेराइटीज हैं, बुद्धा जो है वो यूज करता था ना, काला नमक बोल के धान, वो वेराइटी हम लोग अभी उगा रहे हैं। और एक महदी बोल के एक वेराइटी है महाराष्ट्र का, वो उगा रहे हैं। और एक कर्नाटक और केरला का 2500 साल पुराना रक्तसाली बोल के वो वेराइटी उगा रहे हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल वेराइटीज हैं, नवरा बोल के है, रक्तसाली है, अम्बे मोहर है, करी गजविली है, महदी है, और सन्नक्की है, खईमे है। ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, यानी एक वेराइटी भी एक के लिए काम करती है। जैसे कि नवरा जॉइंट पेन के लिए काम करती है, रक्तसाली हीमोग्लोबिन ज्यादा करती है, और ब्लैक राइस आयरन कंटेंट और एंटी कैंसर वैल्यू ज्यादा है उसमें। और अम्बे मोहर बोल के ये जो माँ दूध पिलाती है बच्चों को, तो वो अगर वो चावल खाएगी तो दूध ज्यादा हो जाएगा माँ में। और ऐसे, और सन्नक्की बोल के है, जो बच्चों में दस्त और खाए होते हैं तो वो बच्चों को खिलाएं तो दस्त और खाए रुक जाएंगे। ऐसे वेराइटीज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया फूड एज ए मेडिसिन बोल के, तो जो हम खाते थे वही हम लोगों का मेडिसिन था पहले। तो ऐसे थे। और पहले कैसे था बोले तो चावल, एक बिरयानी बनाने के लिए एक चावल, फिरनी बनाने के लिए एक चावल, इडली बनाने के लिए एक चावल, डोसा बनाने के लिए चावल, पपड़ बनाने के लिए एक चावल। मगर अब हम लोग सिर्फ एक ही चावल खा रहे हैं, सोना मसूरी यानी नहीं तो बीटी। मगर वो धान का वेराइटी एक ही रहता है, नाम बदला के कोई बुलेट बनाता है, कोई ब्रांड बनाता है, वो उसकी राइस मिल का नाम अलग रख लेता है।
मगर धान वही जा धान वही रहता है, एक ही वैरायटी धान रहता है, बारीक चावल, मोटा चावल, लाल चावल, काला चावल, ऐसा रहता है। उसमें बारीक चावल में वो थोड़ा इम्प्रूव्ड वैरायटीज करके, हाइब्रिडाइजेशन करके थोड़ा बहुत लाइट डिफरेंशिएट कर लेते हैं वो लोग, उनका ब्रांड बना के, उसको खुद का ब्रांड बना के, बुलेट चावल, केसरकली, बसवेश्वरा, कोलम, ऐसे बना के ब्रांड्स बनाते हैं। उसमें कोई ताकत ही नहीं है, सिर्फ खा रहे हैं हम लोग। हम लोगों को खाना चाहिए तो अनपॉलिश चावल यानी सेमी पॉलिश चावल खाए। पहले जो खाते थे मुसल में कूट के हम लोग खाना खाते थे, हमारे बाप दादा मुसल में कूट के और येतम में कूट के धान खाते थे। अभी हम लोग मशीन में आ रहे हैं, अभी हम लोगों को उसमें से एक कंकर निकालने की भी फुर्सत नहीं है। ये पूरा क्लीन ही चाहिए हम लोगों को, ऐसे हम लोग चावल खा रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं जिस तरह आज हम शहर मैसूर से किरगावाल का सफर करते हुए जनाब सैयद गनी साहब से मुलाकात करें। इन्हीं के खेत व खलियान में हम मौजूद हैं। इनकी बातों से लगता है कि हमने जो बताया कि जनाब सैयद गनी साहब PhD, डॉक्टराइट, मास्टर, इससे भी बढ़कर जो है इनमें वो काबिलियत है, इनमें वो जो काबिलियत है जिससे इनके नॉलेज से, इनकी बातों से हमें पता चल रहा है कि वाकई ज़राअत के मैदान में, एग्रीकल्चर के मैदान में इन्होंने एक अलग ही जो है कारनामा अंजाम दिया है, जिससे इनके बातों से पता चल रहा है। आखिरी में हमारा एक सवाल है मोहतरम, जो भी हमारे मैसूर शहर हो या आपका ज़िला मंडिया हो, जितने भी आसपास के गांव हैं, उन लोगों से आपका क्या अपील है? आप क्या कहना चाहते हैं कि आप खुद को जो है कहाँ देखना चाहते हैं? मैं खुद को मैं आला दर्जे पे नहीं देखना चाहता, मगर मैं जो मुझे अल्लाह ने बनाया है, भेजा है यहाँ पे, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। मैं जब मरूं तो ये आदमी एक अच्छा था बोल के मेरी तारीफ होना चाहिए, बस इतना ही मेरी एक उम्मीद है कि मैं अच्छा। जो मेहनतें आप कर रही हैं, आपको ये लायक, ये काबिल हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि आपको भी जो है हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े अवार्ड, जैसे पद्मश्री अवार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अवार्ड हैं, क्या आप उसके लिए डिजर्व करते हैं अपने आप? मैं डिजर्व करता हूं, मगर मेरे से जो पीछे मेरे पास लेके जाके उगा रहे हैं, उनको तो पद्मश्री भी मिल गया, डॉक्टरेट भी मिल गई। मुझे यही दर्द होता है कि मेरे पास से लेके गए वो, उनको पद्मश्री और डॉक्टरेट मिल गया, क्योंकि वो इसमें ताल्लुक रखते हैं। हम लोग क्योंकि मुस्लिम हैं, हम लोगों को दबा दिया जाता है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं, मेरा खुदा में मुझे भेजा है, मेरा एक काम है जो करता जा रहा हूँ, मुझे एक दिन फल मिलेगा इंशाल्लाह। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे इंशाल्लाह, मुझे मिलेगा, कोई दिन फल मिलके रहेगा। मेरा काम मैं करता रहता हूँ, और मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि मुस्लिम कौम से, हुक्मरानों से भी और मुस्लिम कौम से भी जरूर से जरूर पहली फुर्सत में आके आप किसानी शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। आप देख रहे हैं अब दिन ब दिन हम लोग बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुरान छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिए, इसलिए हम लोग बदतर होते जा रहे हैं। हम लोगों पे दूसरे कौम का दबाव होता जा रहा है। अगर वो लोग हम लोगों को अनाज नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या? इसलिए पहली फुर्सत में मुसलमान लोग ज़मीन खरीदिए, किसानी में आइए, ये एक मेरी इल्तिजा है। और हुक्मरानों से भी इल्तिजा है कि हम लोगों को, एक मुसलमानों को जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में है, रिजर्वेशन ज़्यादा करवा के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ज़्यादा बनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि पिछले साल भी मेरी बेटी को एग्रीकल्चर नहीं मिला, इस साल भी मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिला, मगर फिशरी मिला है मेरे बेटे को, फिर भी वो एक एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड ही है। आप अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ, नेचुरली सिखा रहा हूँ, और किसानी भी सिखा रहा हूँ, दो भी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे सारा काम करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद गनी साहब, आपसे मुलाकात करके, पहली मर्तबा आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हम उम्मीद करते हैं जो अवाम है, जो हमें देख रही है, उनको भी जो है बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ी खुशी होगी। ज़राअत जो है एक ऐसा पेशा है जिसमें किसान को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अपनी ज़मीन होगी, अपनी फसल होगी, हलाल की कमाई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेहतरीन जो है एक पेशा है, जो हमारे अंबिया इकराम अलैहि सलातु व सलाम ने भी किया, और हमारे दादा बाप दादा यानी हज़रत आदम अलैहि सलाम ने इसकी शुरुआत की थी। तो आज जाकर ये पेशा जो है बहुत कम मुसलमान ये कर रहे हैं। बड़ी दुख के साथ ये कहे हैं जनाब उस्मान गनी साहब, जो है इस तरह जो है आगे आकर जो है इसको बढ़ावा दें, और ख़ुसूसन हुक्मरानों से हमारे ये इल्तिजा है कि इनकी जो मेहनत है उसे ज़ाया ना होने दें। इनकी जो फ़िक्र है उसको आप
अपनी तरफ से भी जो है एक अलग जो है सोचें कि इनकी मेहनत को जो है इस रंग लाने की कोशिश करें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्स जिनका नाम सैयद गनी साहब है, जो हमारे मैसूर से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले की दूरी पर गांव किरगावाल में रहते हैं। एक बहुत अलग नाम कमाया है, बहुत ही अलग पहचान है इनकी। उनके ताल्लुक से जो भी इन्होंने बातें कही उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।